दोस्तों आज हम लोग जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उस फंड ने पिछले 2 सालों में 100% से ज़्यादा की रिटर्न जनरेट करके दी है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटर्न्स अच्छी हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेकर चलता है ये फंड, जिसकी वजह से वो अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर पाया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस फंड के बारे में, डिटेल में हम देखेंगे किन कंपनीज में ये पैसा लगाता है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है और एंड में हम देखेंगे कि इसने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे फंड में पैसा लगाना सही रहता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों अगर हम कॉन स्मॉल कैप फंड की लॉन्च डेट की यहाँ पर बात करें तो जनवरी 2013 से इसका डायरेक्ट प्लान यहाँ पर चल रहा है। वहीं अगर हम इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर अंकित पांडे इस फंड को सिंस मई 2020 हैंडल कर रहे हैं और मिस्टर वत्स सहगल जी इस फंड को जून 2019 से हैंडल कर रहे हैं। तो पिछले 1.5-2 सालों में जब से ये दोनों फंड मैनेजर यहाँ पर आए हैं तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्कीम की यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट पे तो यहां पर इसकी जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1400 करोड़ के आसपास है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी कम यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं कंपनीज पे तो लार्ज कैप कंपनीज में 9% पैसा है, मिड कैप में 24% और सबसे ज्यादा एलोकेशन यहां पर स्मॉल कैप में ही है। 62% के आसपास एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड यहां पर करके चल रहा है। तो अगर देखेंगे हमने कुछ दिन पहले एक्सेस स्मॉल कैप फंड को देखा था तो वहां पर कंपैरेटिवली कम एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में दिखती थी। तो ये फंड कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क यहां पर लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की तो काफी कम एक्सपेंस रेशो है, सिर्फ 0.56% एक्सपेंस रेशो यहां पर चार्ज की जा रही है। कैटेगरी एवरेज से देखते हैं तो काफी कम यहां पर आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छी एक्सपेंस रेशो यहां पर मानी जा सकती है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल से पहले निकाल लिया तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशोज पे यहां पर बात करें क्विकली तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल है कोई भी फंड। तो यहां पे वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 17 है, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 32 के आसपास है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है इस फंड में, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस इसकी रिटर्न में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। शार्प रेशो पे बात कर लें तो शार्प रेशो किसी भी फंड का दोस्तों ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। तो शार्प रेशो के मामले में ये लगभग अपनी कैटेगरी एवरेज जैसा ही दिख रहा है। तो हालांकि इस फंड ने ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दी हैं, बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं, लेकिन यहां पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लगभग कैटेगरी एवरेज जितना ही है, यानी कि ये रिस्क बहुत ज्यादा लेकर चलता है। टर्नओवर रेशो भी यहां पर हायर साइड पे दिखती है, 113% के आसपास की टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। तो यहां पर काफी हायर साइड पे इसकी टर्नओवर रेशो दिखती है 113% की। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव साइड अगर हम यहां पर देखते हैं तो आज से लगभग 6 महीने पहले जब मैंने इस फंड का रिव्यू किया था तो ये जो टर्नओवर रेशो थी वो 200% के आसपास हुआ करती थी, जो अभी कम होकर 113% हो गई है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी कॉन स्मॉल कैप में तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये एक स्टेबिलिटी की तरफ ये फंड बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और लगभग 6 महीने से कुछ कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में ऐसी दिखती हैं जो लगभग 6-8 महीने से इसके पोर्टफोलियो में बनी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि हालांकि टर्नओवर रेशो काफी ज्यादा है, लेकिन ये धीरे धीरे इन्होंने अपना जो टर्नओवर रेशो है इसको कम किया है पिछले 6 महीने में अगर आप बात करते हैं। वहीं अगर हम यहां पर सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो सेक्टर एलोकेशन में भी थोड़े रिस्की सेक्टर्स यहां पर ज्यादा दिखते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग्स और हेल्थ केयर सेक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कंज्यूमर स्टेपल्स और सर्विसेज सेक्टर यहां पर मौजूद है। तो पर्टिकुलरली अगर कंस्ट्रक्शन और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर देखेंगे तो ये हमेशा से बहुत ज्यादा रिस्की सेक्टर्स माने जाते हैं और इस कंपनी ने लगभग 25% पैसा इन दो सेक्टर्स में अपना लगाया हुआ है।
कंपनीज की दोस्तों अगर आप यहां पर बात करते हैं तो कंपनी एलोकेशन इसका बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है। एक स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो आईटीसी में है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी में सबसे ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिस्क यहां पर देखते हुए लग रहा है यहां पर इसको कि बहुत ज्यादा रिस्क इसने लिया हुआ है। आप देखिए अरविंद, यहां पर अरविंद लिमिटेड आपको देखने को मिल रही है, आईआरबी इंफ्रा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया सीमेंट्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक यानी कि एचएफसीएल, उसके अलावा लिंडे इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनीज बाकी आपको सारी स्मॉल कैप कंपनीज दिखेंगी, और स्मॉल कैप कंपनीज भी वैसी कंपनीज है जो आपको नॉर्मली किसी और स्मॉल कैप फंड्स में देखने को नहीं मिलती है। तो रिस्क बहुत ज्यादा ये लेकर चलता है, बहुत अलग टाइप की स्मॉल कैप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। ना आपको यहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज दिखेंगी, ना आपको यहां पर किसी और जैसे हम सेक्टर्स बात करते हैं उसकी दिखेगी, और सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप के है। तो ये एक तरीके से एक बैलेंस करने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि एक अच्छी बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपनी को इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है लार्ज कैप की, जहां से ये 4-5% के रेगुलर डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकता है और फंड को स्टेबिलिटी दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज को इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। तो ये थोड़ा डिफरेंट यहां पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस फंड की दिखती है कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज को ऐड करके ये चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी रिटर्न्स पे बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 2 साल पहले पैसा लगाया होता तो 2 सालों में आपकी 10,000 की लागत इस फंड ने 43,000 के आसपास बना दी है। तो 2 सालों में 100% से ज्यादा की रिटर्न इसने आपको जनरेट की है अगर हम CAGR रिटर्न की बात करें। एक साल में 59%, और अगर आपने दोस्तों इस फंड की इंसेप्शन में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो 40,000 रुपए के आसपास हुए। तो 8-9 सालों में इसने आपके 10,000 रुपए 40,000 बनाए हैं और 2 सालों में 43,000। तो यानी कि इससे एक चीज दिखती है कि ये फंड पिछले 2-3 सालों से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उससे पहले तक जो इसकी रिटर्न्स थी वो यहां पर थोड़ी यहां पर कम देखने को मिलती। वहीं अगर हम SIP पे बात कर लें तो SIP में भी यही देखने को मिलता है कि 2 सालों में 79% के आसपास की रिटर्न है, और 5, 3 और 1 साल में भी यहां पर अच्छी रिटर्न्स SIP में देखने को मिल रही है। अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से यहां पर SIP कराई होती इसमें तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,50,000 के आसपास बना दी है। 37% की रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलकर चलता हूं कि अगर आपको सही मायने में किसी फंड को जज करना है कि वो अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस फंड को अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स से यहां पर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी रिटर्न्स ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में दे पा रहा है। 1, 3, 5 और 2 सालों हर पीरियड में आप देख सकते हैं लगभग ये डबल रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा है अगर आप 5 सालों में यहां पर बात करते हैं। लेकिन आपको 2 चीजें इस फंड में यहां पर याद रखनी है कि पहली चीज तो रिस्क बहुत ज्यादा ये लेकर चलता है। तो विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप ऐसे फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड वैसे ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड होते हैं। उसमें भी एक ऐसा फंड जो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। अगर आप इस टाइप के फंड में पैसा लगाने में कंफर्टेबल हैं तो आप इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। और दूसरा आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों में ही ये परफॉर्म करना शुरू किया है जब से इसके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं और वहां से इसने रिटर्न्स जनरेट किए। तो वो 1-2 चीजें आपको ख्याल में रखनी है कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो भी अभी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इसको ज्यादा रिस्की बना देती है। तो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। और उसमें भी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कोर पोर्टफोलियो का पार्ट ना बनाकर आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो जिसपे आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ऐसे पोर्टफोलियो में इसको अपने शामिल करने की आप कोशिश करें। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।